हेलो बच्चों, मैं एल.के. सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय में अध्याय 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने जो चीज़ें पढ़ा है, ठीक है, लैंगिक अलैंगिक जनन क्रिया पढ़ी है, तो उसी में से आगे की क्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम जीवों में लैंगिकता। अलैंगिक का ये भाग है। तो जीवों में लैंगिकता किस प्रकार की होती है? तो मुख्यतः जीवों में जो लैंगिकता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्विलिंगी और एक होता है एकलिंगी। नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही जीव में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए कारा और मक्का। देखो, कारा और मक्का में दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जा रहे हैं। कारा में भी वैसी मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? वो द्विलिंगी कहलाएगा। अब अगर जंतुओं की बात करूँ तो केचुआ में भी द्विलिंगी होता है, मतलब वृषण और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करूँ मैं एकलिंगी की तो जब नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं अलग अलग जीवों में हो तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे खजूर, पपीता। ये देखिए, ये नर पुष्पक है और दूसरा क्या है? मादा पुष्पक है, ठीक, खजूर का। अब एकलिंगी में ये दोनों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जीवों में भी तो एकलिंगी होता है। तो उदाहरण की बात करूं तो ये कॉकरोच, जैसे ये अंडाशय है उनका और दूसरा क्या है? वृषण है। तो एक फीमेल है और दूसरा मेल है। ये क्या हुआ? दोनों में अंतर हुआ, ठीक। इसके अलावा कुछ उभयलिंगी पुष्प भी होते हैं, जिसके एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जाते हैं। जैसे कि देखो, इसमें अंडाशय है और ऊपर पुंकेसर परागकण है, जो किसको बताते हैं? मेल को बतलाते हैं, ठीक। तो ऐसे को उभयलिंगी कहते हैं। अब आता है समथैलेसी और विषमथैलेसी क्या है, ठीक। तो समथैलेसी में नर और मादा जननांग एक ही थैलस में होते हैं, जैसे कि ये किस में होता है? मशरूम में होता है। लेकिन विषम थैलेसी में नर और मादा जननांग अलग अलग थैलस में होते हैं, मतलब अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग जगह पाई जाती है, जैसे राइजोपस में होता है। अब होता है युग्मक का स्थानांतरण, मतलब दोनों को मिलना है तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण होगा एक का। चल या अचल वाली प्रक्रिया होती है। तो किस प्रकार से होती होगी? सोचिए। देखिए, अक्सर जो है वो शुक्राणु जो है अंडाणु के पास जाता है गति करते हैं, और उसमें जो पूंछ पाई जाती है जिसके कारण वो मोटिलाइट होता है, मतलब गति कर सकता है आसानी से, और वो जा सकता है, गति कर सकता है। तो युग्मक में भी गति पाया जाता है। तो युग्मकों की इस प्रकार से गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम जल, कुछ फंजाई और शैवालों के में दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट होते हैं वो दोनों चलनशील होते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक अचल होता है। किसमें? ब्रायो तथा टेरिडोफाइटा में। और जो युग्मक का स्थानांतरण होता है परागकण, जैसे पुष्प के परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपरी में जाना चाहे तो उसके लिए माध्यम कौन होता है? मधुमक्खी भी होती है, मतलब मधुमक्खी भी ये कार्य करती है। तो वो क्या हुआ? एक माध्यम हो, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और इससे परागकण जो है अंडाशय पर जाता है। तो इस प्रकार दोनों गैमेटों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मतलब कि अंडाणु का क्या होना, नर युग्मक का मादा युग्मक में क्या हो जाना, संलयन को निषेचन कहते हैं। और यहीं पर ये युग्मनज की प्रक्रिया का निर्माण होता है। मतलब दोनों द्विगुणित होकर क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे एक भ्रूणी विकास होता है, और वही विकसित होकर एक किसका निर्माण करता है? एक जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया में निषेचन की बात करूं
तो निषेचन भी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वह निषेचन जो शरीर के बाहर हो, मादा के बाहर, ठीक है, जल या किसी अन्य माध्यम में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मछलियों में होती है जो, ठीक है, मछलियों में जो होती है वो बाह्य निषेचन है, ठीक। मतलब कहने का अर्थ होता है कि अपने युग्मकों को वो जल में छोड़ देती है, और नर भी अपना युग्मक जल में, और दोनों संलयित होकर फिर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं युग्मनज का। जैसे कि मेढक क्या करता है? अपने युग्मकों को, मतलब अंडाणु को, ठीक है, जो स्त्री है, फीमेल है, वो क्या करती है? नदी या तालाब के पानी पर क्या करती है? गैमेट को छोड़ देती है। अब वो गैमेट तैरते चले जाते हैं, तैरते चले जाते हैं, और फिर वो पानी में बहते चले जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। अगर नहीं हुए तो मादा युग्मक के गैमेट उससे मिल जाते हैं, और मिलकर दोनों संलयित होकर क्या बनाते हैं? एक अंड का निर्माण करते हैं, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब इस प्रक्रिया में जब ये शुक्राणु मिलकर निर्माण करते हैं तो उसके चारों ओर कोई कठोर आवरण नहीं पाई जाती कैल्शियम की, बल्कि एक जेली आवरण पाई जाती है, जो क्या करती है? उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। परंतु यह सुरक्षा के तहत में दोनों में जब ये प्रक्रिया होती है तो दोनों संलयित हो जाते हैं, और दोनों संलयित होकर क्या करते हैं? एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, और वही भ्रूण विकसित होकर फिर क्या करता है? एक नए मेढक का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। अब अगर बनूं आंतरिक निषेचन की, यह निषेचन प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन सामान्यतः जीवों में होती है, जैसे कि गाय, और कुछ पौधों में भी होती है, ठीक है। फर्न जैसे पौधा है, लीवरवट है, ठीक, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है, इस प्रकार के पौधों में भी होती है आंतरिक निषेचन जो। और ये आंतरिक निषेचन में गैमेट जो है, मतलब मेल के गैमेट है, वो फीमेल के अंदर ओवरी पर जाते हैं। अब अनिषेक फलन, बिना निषेचन के युग्मक के बिना ही मादा युग्मक द्वारा एक नए क्या करना? जीव का निर्माण कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। और इस प्रक्रिया द्वारा अगर कोई फल का निर्माण होता है तो निषेक फलन कहलाता है। ये मधुमक्खी और छिपकली जैसे जीवों में होती है। निषेचन के पश्चात की घटनाएं। निषेचन के पश्चात युग्मनज, फिर भ्रूण उद्भव, यानी भ्रूण का डेवलपमेंट होना आवश्यक होता है। युग्मनज जो है वो सामान्यतः जैसे ही गैमेट मिलता है ओवरी से, फर्टिलाइजेशन और एक भ्रूण का विकास होता है। यही भ्रूण जाइगोट जो है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और ये भ्रूण विकसित होते होते पूर्णतः क्या होता है? एक जीव का निर्माण कर लेता है। इसमें कोशिका विभेदीकरण, उसका डेवलपमेंट होता है। कोशिका विभाजन पूर्णतः क्या होता है? समसूत्री होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में को एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया से युग्मनज की कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती है। कोशिका विभेदीकरण एक प्रकार की कोशिका से दूसरी प्रकार की कोशिका में क्या होते जाती है? रूपांतरित होती जाती है, और कोशिका के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेष के ऊतकों और अंगों का क्या करती है? फिर निर्माण करती है। भ्रूणोद्भव में एक और स्पष्ट वाली बात होती है कि इनमें प्राणी जगत की अगर बात करूं तो ये दो प्रकार से फिर इसी के आधार पर बांट दिए जाते हैं, एक अंडप्रजक और एक सजीव प्रजक। अंडप्रजक जो अंडे देती है, ये युग्मनज मादा शरीर के बाहर विकास होता है, अंडे में विकसित होता है। शिशु का जन्म अंडों के द्वारा होता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव डायरेक्ट जीव पैदा करते हैं। तो अंड प्रजक में आते हैं जैसे मुर्गियाँ आती हैं, ठीक है, पक्षियाँ आती हैं, सर्प आता है, तो ये सब आते हैं।
अब सजीव प्रजक मतलब मादा शरीर के भीतर ही युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है, शिशु बनता है। और शिशु मादा के शरीर से प्रसव द्वारा क्या होता है, पैदा होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जैसे हाथी, शेर और मनुष्य में ये चीज़ें होती है, तो इस प्रकार से ये भ्रूणोद्भवन जो होता है वो कहलाता है। अब इसके अलावा फलों में भी ये प्रक्रिया होती है। फल में बीज अंदर होता है, ठीक है, फल के अंदर रहता है बीज, उसका भी निर्माण इसी प्रक्रिया में होता है, ठीक। उसे फल भित्ति कहते हैं जिससे इसका निर्माण हुआ रहता है। अब आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन जन्म की एक ऐसी विधि जिसमें पौधे किसी भी भाग से विकसित होकर क्या कर सकते हैं, एक नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। मातृ पौधे के समान ही वो जड़, तना, पत्ती किसी भी भाग से एक नए पौधे का विकास किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वो आसानी से विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर एक नए पौधे का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। कायिक प्रवर्धन के अगर उदाहरण दूं तो आलू की आंख, आलू में छोटे छोटे जो दाने दिखाई देते हैं वो उसकी प्रवर्ध कहलाते हैं, पर्वसंधियाँ कहलाती हैं। और उसकी कलिकाओं से विकसित होकर हम क्या करते हैं, एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं। अगर आलू को काट दें तो आलू को काट कर रखने पर वही विकसित होकर एक नया पौधा क्या कर देता है, विकसित कर देता है। दूसरा ब्रायोफिलम, ठीक है, अजूबा जिसे कहते हैं, उसकी पत्तियों में भी विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ये कायिक प्रवर्धन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मतलब कायिक प्रवर्धन की क्रिया को करते हैं। दूसरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसके नुकसान बताइए। सिंपल सी बात है, बाह्य निषेचन मतलब शरीर से बाहर होने वाली क्रिया। अगर शरीर से कोई क्रिया बाहर हो रही है तो उसका प्रभाव वातावरण के अनुसार होगा। तो नर और मादा युग्मक संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। परंतु अगर ये नर और मादा युग्मक के संलयन शरीर के बाहर किसी माध्यम जल में हो तो इसे क्या कहते हैं, हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इस बाह्य निषेचन के उदाहरण की बात करूं तो मछलियां और मेढक। तो इसके नुकसान भी है, भाई माध्यम पे निर्भर कह रहा है। माध्यम मतलब अब बाह्य निषेचन से युग्मक को अवसर बहुत कम मिलता है। अगर जल में डाल दिए नदी में तो नदी में बह के निकल गया, तो आंधी तूफान से खराब हो गए, तो ठीक, तो शिकारियाँ खा लिए, तो ये सब ऐसे चीज़ें जिससे इनको नष्ट होने की संभावना होती है, यानी बाह्य निषेचन से हानियाँ भी होती है। फिर आता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए, अलैंगिक में अलग अलग होता है और लैंगिक में एक साथ संलयित होता है, तो इन दोनों में अंतर भी है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत क्वेश्चंस। तो लैंगिक और अलैंगिक में अंतर जो देखिए, इसमें लैंगिक में युग्मक का निर्माण निषेचन होता है जबकि अलैंगिक में नहीं होता। लैंगिक में दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक में एक ही जनक भाग लेता है और उसी से विकसित होकर नया पौधे का निर्माण करता है। लैंगिक द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होते हैं क्योंकि दोनों के युग्मक मिलते हैं, जबकि लैंगिक अलैंगिक में ऐसा नहीं होता। अलैंगिक में दोनों के युग्मक समान होते हैं, ये अलैंगिक में होता है। अलैंगिक में मातृ के समान होंगे, ये दोनों में पाया जाता है। अब अलैंगिक और विलैंगिक में विभेद में बात करूं तो लैंगिक जो है वो जटिल और धीमी गति से होने वाली क्रिया है, जबकि अलैंगिक सरल और तीव्र गति से जल्दी जल्दी हो जाता है, उसमें कम समय लगता है। जबकि लैंगिक में बहुकोशिकीय उच्च पौधों और जंतुओं में पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जो है वो एक कोशिकीय जीव या फंजाई या शैवालों पे पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये लैंगिक और अलैंगिक में क्या हुआ, अंतर हुआ। कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? देखो, कायिक प्रवर्धन अभी मैं शुरू में ही समझाया, ठीक। तो कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेल फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जनक, एक पौधा है, उसकी कोई भाग एक जगह भाग लेता है
और उससे निषेचन भी नहीं होता, ना ही युग्मकों का निर्माण होता है। और ये अपने समान स्वतंत्री जो बनाता है, सेम डुप्लीकेट, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्लोन कहते हैं। तो इस प्रकार अपने समान संततियों का निर्माण कर देता है। अंडप्रंजक प्राणियों की संतानों में उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम क्यों? ठीक है, व्याख्या कीजिए। देखो, सिंपल सी बात है, अंडे देना ज़्यादा सुरक्षित है कि बच्चे देना? अंडे देकर आप कहीं भी रख दोगे तो क्या सुरक्षित माना जाएगा? जी नहीं। उसे अपने शरीर के अंदर रख कर ही शिशु के रूप में जन्म देना, वो ज़्यादा क्या होता है, बेहतर होता है। तो देखो, अंडप्रजक प्राणियों के बाह्य परिवर्धन है जो पर्यावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों या शिकारियों से प्रभावित होते हैं। इसके फलस्वरूप इनमें प्राणियों में उत्तरजीविता अधिक और जोखिम अधिक होता है। मतलब हानि होने की संभावना या खराब होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। जबकि अंडप्रजक प्राणियों के विकास के लिए कम समय भी मिलता है और इसकी आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में कम होती है। तो ये ऐसे कारण हैं। सजीव प्रजक अंडे मादा शरीर के अंदर होता है और शिशु को जन्म प्रसव द्वारा देता है सजीव प्रजक में। तो ये तो लाभकारी हुआ, ठीक है। इसके आंतरिक विकास होने के कारण बाह्य वातावरण या बाह्य परभक्षी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उससे ही क्या रहता है, पूर्णतः सुरक्षित होता है। तो आज मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई, सभी चीज़ें समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।